फिजिक्स की भाषा में कंडक्टर वह वस्तु होता है जिसके जरिए हीट या इलेक्ट्रिसिटी जैसे अन्य एनर्जी प्रवाह होते हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में विचार करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करने वाले कंडक्टर को इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। आसानी के लिए इसे हम सिर्फ कंडक्टर के नाम से पुकारेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ईजिली करंट को कंडक्ट करते हैं। जैसे एक बल्ब को अगर किसी मेटल वायर के जरिए बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो बल्ब ऑन यानी ग्लो होने लगता है, अर्थात करंट का फ्लो मेटल वायर के जरिए होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे मेटल जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और स्टील ये सारे कंडक्टर्स हैं। इसके साथ ही कुछ लिक्विड मेटल्स जैसे कि मर्क्यूरी भी कंडक्टर है। इसके साथ ही सॉल्ट वाटर जैसे कि सी वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। क्या हो अगर उस मेटल वायर को अगर हम किसी धागे से परिवर्तित कर दें, बल्ब बुझ जाएगा। या फिर किसी सूखी लकड़ी जैसे कि वुडन क्रॉस से बदल दें, इस केस में भी बल्ब बुझ जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं। इन्हें हम नॉन कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे कि ड्राई वुड, रबड़, ऑयल, ग्लास और डायमंड्स। ये सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट आसानी से नहीं करते, इसीलिए इन्हें हम नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। अब अगर किसी जलते हुए बल्ब के मेटल वायर को बीच से कहीं से काट दें तो भी बल्ब बुझ जाती है, क्योंकि एयर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। लेकिन जब उसी कटे हुए पार्ट को किसी मेटल की चाबी से कनेक्ट करते हैं तो बल्ब जल जाती है। इलेक्ट्रिक स्विच भी इसी तरह काम करता है। स्विच का ऑफ करना तार की कंटिन्यूटी को ब्रेक करता है, जहां बीच में एयर गैप होता है, जिससे कि करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है और बल्ब बुझ जाती है। लेकिन स्विच का ऑन करना उस गैप को मिटा देता है और तार की कंटिन्यूटी वापस से जुड़ जाती है और बल्ब ग्लो करता है। चलिए दो वाटर टैंक की कल्पना करते हैं। एक में पानी लगभग पूरा भरा है, अर्थात उसके आउटलेट पाइप में प्रेशर ज़्यादा होगा। वहीं दूसरी ओर एक और टैंक है जिसमें पानी आधे से भी कम भरा है, अर्थात इसके आउटलेट पाइप में प्रेशर काफ़ी कम होगा। जब ज़्यादा पानी वाले टैंक ए को कम पानी वाले टैंक बी के साथ उसके आउटलेट पाइप्स के जरिए जोड़ देते हैं तो यहाँ दोनों के बीच के प्रेशर का डिफरेंस अधिक होने की वजह से काफ़ी तेज़ी से पानी का फ्लो ए से बी की तरफ होगा। लेकिन जैसे जैसे टैंक ए टैंक बी को भरता जाएगा, दोनों के बीच के प्रेशर का डिफरेंस भी कम होता जाएगा। और जैसे ही दोनों टैंक का लेवल सेम हो जाता है, यानी दोनों के बीच के प्रेशर का डिफरेंस 0 हो जाता है, वैसे ही पानी का फ्लो भी रुक जाएगा। इस घटना से हमें ये समझ आया कि पानी का फ्लो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो फ्लो भी ज़्यादा होगा और कम हो तो फ्लो भी कम होगा। हमने पिछले वीडियो में प्रेशर वोल्टेज एनालॉजी में ये जाना था कि प्रेशर वोल्टेज का एनालॉगस है और फ्लो करंट, अर्थात सामान्य फिजिकल कंडीशन में किसी कंडक्टर में फ्लो होता करंट उसके अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। अर्थात अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा और कमाने से कमेगा। इस नियम को एक जर्मन भौतिक शास्त्री जॉर्ज ओम ने सन 1827 में बताया था और उन्होंने अपने लॉ को ओम्स लॉ का नाम दिया। उन्होंने बताया कि टेम्परेचर और अन्य सारे फिजिकल कंडीशन, अर्थात वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, उसके मटेरियल का कंपोजिशन इत्यादि, ये सारे चीज़ें अगर कांस्टेंट रहे, यानी प्रयोग के दौरान इनमें अगर कोई परिवर्तन ना हो, तो उस मटेरियल में फ्लो होता हुआ करंट उसके दोनों टर्मिनल पे लगाए गए वोल्टेज के ऊपर निर्भर करेगा। अर्थात कांस्टेंट टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन में उस मटेरियल का करंट उसके अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो भी के नीचे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या है और यहाँ हम बार बार कांस्टेंट टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन की शर्तें क्यों लगा रहे हैं, इसे हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए वोल्टेज
करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन ओम्स लॉ के जरिए समझते हैं। इस ट्रायंगल में ऊपर V और नीचे दोनों तरफ I और R है। अब अगर V का वैल्यू पता करना हो तो सिंपली I और R को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी V इक्वल टू IR होगा। उसी तरह I का वैल्यू होगा ऊपर V और नीचे R, यानी I इक्वल टू V बाई R, और इसी तरह R इक्वल टू V बाई I।